everyone, welcome to GATE Academy. Today in this lecture, we will discuss about the carryover factor. If you see my last video, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था carryover moment के बारे में. Actually मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, एक मेथड स्टार्ट किया था, that is your very famous method, moment distribution method. इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के पहले मुझे काफी सारे कंसेप्ट्स को समझना होगा, जिसमें से फर्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था एंड दैट इज योर कैरी ओवर मोमेंट. तो मैं थोड़ा सा उसको क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ कैरी ओवर मोमेंट को. मुझे याद है कैरी ओवर मोमेंट की जब मैंने बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैरी ओवर मोमेंट को आप इंड्यूस्ड मोमेंट भी कह सकते हैं, कैरी ओवर मोमेंट को आप डेवलप्ड मोमेंट भी कह सकते हैं. तो तीन नाम हो सकते हैं इसके, कैरी ओवर मोमेंट, इंड्यूस्ड मोमेंट एंड डेवलप्ड मोमेंट. ये होता क्या है, जब भी आप किसी जॉइंट पर मोमेंट लगाते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसके पास वाले जॉइंट पर कितना मोमेंट डेवलप हो जाता है, इस अप्लाइड मोमेंट के कारण इस डेवलप्ड मोमेंट को ही आप क्या कहते हैं, कैरी ओवर मोमेंट कहते हैं. तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हमने कैरी ओवर मोमेंट को कैसे निकाला जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है, वो सब कुछ देखा था. हमने डिफरेंट केसेस देखे थे कि आपका जो नियरेस्ट जॉइंट है वो किस टाइप का है, क्या वो हिंज है, क्या वो फिक्स है, क्या वो फ्री है, उन सब के बारे में हमने देखा था. यदि वो टॉपिक या वो लेक्चर आप देख चुके हैं तो उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में कैरी ओवर फैक्टर. कैरी ओवर फैक्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कैरी ओवर मोमेंट समझ में आएगा. तो बात करते हैं आज हम यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर के बारे में. तो मैं लिख देता हूं यहां पर सेकंड जो कंसेप्ट है वो है आपका कैरी ओवर. पहले मैं ऊपर लिख देता हूं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली उसके अंदर हम कैरी ओवर फैक्टर की बात कर रहे हैं. तो यहां पर मैंने लिखा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम लोग लेने जा रहे हैं आपका कैरी ओवर फैक्टर. ये मैंने लिख दिया यहां पर कैरी ओवर फैक्टर. ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस कैरी ओवर फैक्टर को बहुत बार मैं शॉर्ट में COF लिखता हुआ भी आपको नजर आऊंगा. जहां भी मैं COF लिखा हूं दैट मींस इट इज कैरी ओवर फैक्टर. अब देखिए कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैरी ओवर मोमेंट के बारे में, तो ये कैरी ओवर मोमेंट डिवाइड बाय आपका अप्लाइड मोमेंट ही कैरी ओवर फैक्टर कहलाता है. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, सपोज हमारे पास ये एक मेंबर है कुछ इस तरीके से. यहां पर मैंने 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट अप्लाई किया था. इस 100 किलोमीटर मीटर मोमेंट अप्लाई करने के कारण इस सपोर्ट पर कितना मोमेंट डेवलप होगा, इस सपोर्ट पर सेम डायरेक्शन में इसका हाफ डेवलप हो जाता है, मतलब 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट डेवलप हो जाएगा. सो दिस 100 इज कॉल्ड अप्लाइड मोमेंट, दिस 50 इज कॉल्ड कैरी ओवर मोमेंट. तो यहां पर आपका जो कैरी ओवर फैक्टर होता है ये क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय आपका अप्लाइड मोमेंट होगा. ठीक है, तो ये हुआ आपका कैरी ओवर फैक्टर का डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट टू द अप्लाइड मोमेंट. क्लियर? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं. अब बात आती है डिफरेंट केसेस में कैरी ओवर फैक्टर भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फैक्टर, तो फैक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि सभी टाइप की बीम्स के लिए ये सेम होगा. ये कैरी ओवर फैक्टर सपोर्ट कंडीशंस पे डिपेंड करता है. अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस में अलग अलग इसकी वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि अलग अलग सपोर्ट कंडीशन में आपका कैरी ओवर मोमेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है. तो आइए हम डेफिनेशन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे अच्छा इस पर्टिकुलर केस के लिए वैल्यू कितनी होगी कैरी ओवर फैक्टर का. इस पर्टिकुलर केस के लिए कैरी ओवर फैक्टर देखिए, कैरी ओवर मोमेंट आपका कितना है 50, अप्लाइड मोमेंट आपका कितना है 100, तो 50 डिवाइड बाय 100 वैल्यू कितनी है कैरी ओवर फैक्टर की, हाफ.
तो यहाँ पर कैरियर फैक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हाफ है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको बताया। अब मैं आपको डिफरेंट केसेस में कैरियर फैक्टर का वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं केस नंबर 1 लूंगा, व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है? इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन यू पीपल कैन राइट। कैरियर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ carrier factor is defined as the ratio of carryover moment to the applied moment, carryover moment to the applied moment। और नीचे नोट करके जरूर लिखना कि कैरियर मोमेंट और अप्लाइड मोमेंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब आप दो चीजों का रेशियो ले रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैरियर फैक्टर आपका क्या होता है, कैरियर फैक्टर आपका होता है कैरियर मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट, है ना। जब इन दो चीजों का आप रेशियो ले रहे हो तो दोनों मोमेंट्स की डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अप्लाइड मोमेंट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ले लिए हो और कैरियर मोमेंट आप एंटी क्लॉकवाइज का ले लिए हो। दोनों की डायरेक्शन आपको क्या रखना है, सेम रखना है, तब जाके आपका कैरियर फैक्टर डिटरमाइन किया जा सकता है। सो बोथ शुड बी मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा ये स्टेटमेंट आपको क्लियर ना हो, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के बाद एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझाऊंगा कि बोथ शुड हैव सेम डायरेक्शन, वो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ नोट करके लिख लीजिए, कैरियर मोमेंट एंड अप्लाइड मोमेंट बोथ शुड बी मेजर्ड इन दी सेम डायरेक्शन, तब जाके आपका कैरियर फैक्टर डिटरमाइन होगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों यदि क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो या दोनों को फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो, तब जाके आपका काम दिखेगा। चलिए, ये हो गया हमारा डेफिनेशन का काम कंप्लीट। अब इसके अंदर हम डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे। तो मैं लेने जा रहा हूं आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, तब क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, उसको समझते हैं, ठीक है। फार एंड इज फिक्स्ड, तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक फिक्स्ड एंड है, या मैं कहूं हमारे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। इसके अंदर हमने एक मोमेंट m लगाया है। ऑफ कोर्स दिस इज योर अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। और यहां पर मोमेंट अप्लाई करने के कारण यहां पर मान लेता हूं ये आपका क्या है, सपोर्ट ए है, मान लेता हूं ये आपका सपोर्ट बी है। तो यहां पर एक मोमेंट सेम डायरेक्शन में डेवलप हो चुका है एम ए का। तो बताओ एम ए का वैल्यू कितना होगा? ये मेरा अप्लाइड मोमेंट है एम, बताओ सपोर्ट ए पर मोमेंट की वैल्यू कितनी आई होगी? तो मेरा लास्ट वीडियो देखो, मैंने डिटरमाइन करके बताया है। एम हम क्या कहते हैं, कैरियर मोमेंट कहते हैं। तो एम ए का जो वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ द अप्लाइड मोमेंट होगा। मतलब मैं 500 किलोमीटर मीटर मोमेंट लगा दूं तो यहाँ पर मुझे 250 किलोमीटर मीटर मिलेगा। तो ये आपका क्या है, कैरियर मोमेंट है। तो चलिए आपका कैरियर फैक्टर निकालते हैं। कैरियर फैक्टर क्या होता है? कैरियर फैक्टर होता है कैरियर मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट। एम ए क्या है, इंड्यूस्ड मोमेंट है। एम ए क्या है, अप्लाइड मोमेंट है। एम ए क्या है, कैरियर मोमेंट है। और एम क्या है, ये अप्लाइड मोमेंट है। तो डेवलप्ड हो गया, ये डेवलप्ड मोमेंट है एम ए, और ये आपका अप्लाइड मोमेंट है। तो एम ए का वैल्यू जो है हाफ ऑफ एम है डिवाइड बाय एम। सो एम से एम कैंसिल, तो आपके पास कैरियर फैक्टर जो है इसका वैल्यू आ चुका है हाफ। तो दिस इज माय वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैं कह सकता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एक कंडीशन आ चुका है। अब हम केस नंबर 2 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 हमने यहां पर देखा, केस नंबर 2 व्हेन फार एंड इज हिंज। ये मैंने यहां पर लिखा, व्हेन फार एंड इज हिंज्ड, ठीक है।
तो जब आपका फार एंड हिंज हो तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, मैंने कहा कि सपोज हमारे पास ये एक बीम है कुछ इस तरीके से, हमने क्या किया, यहां पर एक मोमेंट अप्लाई किया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये तो आपका सिंपल सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ तो मोमेंट आता ही नहीं है। तो मैंने कब कहा यहाँ कोई मोमेंट आ रहा है? यहाँ पर कोई मोमेंट डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन इस जॉइंट पे आप मोमेंट अप्लाई तो कर सकते हो ना। तो इस जॉइंट पर मैंने मोमेंट अप्लाई किया है, डेवलप नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस जॉइंट पर एक मोमेंट अप्लाई किया। मान लेता हूं ये जॉइंट ए है, मान लेता हूं ये जॉइंट बी है। तो यहाँ पर एक मोमेंट एम अप्लाई किया, जिसके कारण यहाँ पर भी एक मोमेंट एम ए डेवलप हुआ होगा। तो क्या आप बता सकते हैं इस एम ए का वैल्यू कितना रहा होगा? तो इस एम ए का जो वैल्यू रहा होगा वो रहा होगा 0, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये क्या है, सिंपल सपोर्ट है। ये जो जॉइंट है आपका हिंज है, ये जो जॉइंट है आपका पिन है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो देयर इज अ रोटेशन इज पॉसिबल एट दिस जॉइंट। सो इस कारण से यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये आपका कैरी ओवर मोमेंट 0 हो चुका है, इसके कारण हम कैरी ओवर फैक्टर निकालें। तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा एम ए डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पर एम ए का वैल्यू 0 होने से कैरी ओवर फैक्टर 0 आ गया। सो व्हेनेवर योर फार एंड इज हिंज, आपका कैरी ओवर फैक्टर हम कितना ले लेंगे, कैरी ओवर फैक्टर हम 0 लेकर चलेंगे व्हेनेवर योर फार एंड इज हिंज। क्लियर है मेरी बात? तो ये मेरे 2 केसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं तीसरे केस की तरफ चलता हूं आप लोगों के साथ में। तीसरे केस में हम समझते हैं थर्ड केस क्या पॉसिबल है। यदि आप लोगों ने मेरा कैरी ओवर मोमेंट वाला लेक्चर देखा होगा, इतना पूरा प्रॉपर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको केस नंबर 3 बता रहा हूँ। तो यदि आप लोगों ने मेरा कैरी ओवर मोमेंट वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेरा जो केस नंबर 3 है वो हो सकता है कि कैंटिलीवर की सिचुएशन रही हो, वो हो सकता है ना। तो यदि कैंटिलीवर की सिचुएशन है तो उस कंडीशन में आपके पास कैरी ओवर फैक्टर कितना निकलेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? निकाल कर कोशिश करो, अदरवाइज मैं यहाँ पर सॉल्व कर ही रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग साइड बाय साइड मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, मैंने सेटअप कर रखा है यहाँ पर मेरे घर में, तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर 3 मैं मान लेता हूं हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। सो कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर सपोर्ट मैं कह दूं, कुछ भी मैं इस स्टाइल में कहूं, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, यदि कैंटिलीवर है तो इस तरीके से कुछ दिखता होगा, है ना, इस तरीके से कुछ दिखता होगा। अब यहां पर हमने एक मोमेंट लगाया, सपोज एम, एंटी क्लॉकवाइज। मान लेता हूं ये मेरा सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, या मतलब जॉइंट ए है ये, और ये जॉइंट बी है। तो यहां पर मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट एम लगाया। इसको यदि आप देखेंगे तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज एक मोमेंट डेवलप हुआ एम ए का। क्लियर? तो यहां पर एम ए की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? एम ए की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एम होगी। ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में निकाल के बताया था, जहां पर मैंने आपको कैरी ओवर मोमेंट पढ़ाया था। तो एम ए का वैल्यू माइनस एम क्या शो करता है कि भैया ये जो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर बताया है, ये वास्तव में एंटी क्लॉकवाइज डेवलप नहीं हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है। माइनस एम का मीनिंग ये होता है। लेकिन मैंने दोनों को ही सेम डायरेक्शन से शो कर रखा है। इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया है और इसको भी मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज से बताया है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर निकालना चाहता हूं, और कैरी ओवर फैक्टर तभी निकाल सकते हैं जब दोनों मोमेंट्स को आप सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। तो देखो, यहां पर हमने लिखा एम ए, यहां पर लिखा हमने एम। ये आपका अप्लाइड मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई किया गया है, ये आपका डेवलप्ड मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। ये अप्लाई किया गया है और ये मेजर किया गया है। तो देखिए, यहां पर हमने लिखा माइनस एम, यहां पर हमने लिखा प्लस एम, एम से एम कैंसिल। सो कैरी ओवर फैक्टर का जो वैल्यू है वो कितना आ चुका है, माइनस का 1 आ चुका है। मेरी बात यहां तक क्या आप लोगों को क्लियर हो गई है ना? तो आप लोग
पाएंगे कि आपका जो कैरी ओवर फैक्टर है वो यहाँ पर इस तरीके से निकल के आ चुका है -1। खत्म बात। ये था मेरा केस नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, एक और केस मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, केस नंबर 4। समझते हैं व्हाट इज योर केस नंबर 4। केस नंबर 4 आप देखिए, इंटरनल हिंज एरिया आ जाए, इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज कहां पर आ जाए? कैंटिलीवर बीम में आ जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मल सा कंडीशन दे रहा हूं कि सपोज मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास एक बीम है विच इज कैंटिलीवर, और यहां पर हमने एक इंटरनल हिंज डाल दिया, यहां पर हमने एक मोमेंट M लगाया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, और मैंने आपको कहा कि भैया ये सपोज आपका जॉइंट A है, ये जॉइंट आपका B है, और ये जॉइंट सपोज आपका यहाँ पर ये C है। तो मुझे बताओ कैरी ओवर फैक्टर कितना है इस जॉइंट A पर, या कैरी ओवर मोमेंट पहले कितना है ये बता दो। तो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक मोमेंट MA डेवलप हुआ होगा, लेकिन इस MA का जो वैल्यू है, इस बार जो MA का वैल्यू हुआ था -M, क्या अभी भी -M होगा? क्या नहीं होगा भाई। यहां पर देखो ये मोमेंट पूरा जॉइंट B से जॉइंट A तक ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इसका आप मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का कहें तो मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधा सीधा ऐसा बना दूंगा। मतलब ये आपका जॉइंट B हो गया, ये जॉइंट A हो गया, यहां पर भी M वैल्यू, यहां पर भी M वैल्यू, इस तरीके से इसका पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। लेकिन यहां पर अभी आप मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाने का कहे तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा? C से लेकर B तक ही मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है, उस B पर आके मोमेंट क्या हो चुका है? एब्जॉर्ब हो चुका है, खत्म हो चुका है, मिनिमाइज हो चुका है, क्योंकि B एक इंटरनल हिंज है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मोमेंट को खा जाता है, ये खत्म कर देता है। तो यहां से लेकर यहां तक बेंडिंग मोमेंट मौजूद होगा। मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट आप मुझे बनाने का कहे तो ये आपका C पॉइंट, ये आपका B पॉइंट और A पॉइंट ये रहा। तो A पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया? 0। तो यहां पर आपका A पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0। क्लियर है मेरी बात? तो यदि बेंडिंग मोमेंट A पर 0 है, मतलब कैरी ओवर मोमेंट कितना आ गया? कैरी ओवर मोमेंट 0 आ गया। तो C का जो नेक्स्ट जॉइंट था वो A था, इसको आप जॉइंट नहीं ले सकते, मतलब ये कोई सपोर्ट नहीं है, ये एक इंटरनल हिंज है, हाइब्रिड है, सपोर्ट हम इसको लेते हैं A को। तो कैरी ओवर मोमेंट आपका MA कितना हो चुका है? ये आप लोगों का 0 आ चुका है, ठीक है। कैरी ओवर मोमेंट 0 आया। तो कैरी ओवर मोमेंट यदि 0 आया तो मैं यहां पर लेके चल रहा हूं अब कैरी ओवर फैक्टर निकालना। तो कैरी ओवर फैक्टर विल बी कैरी ओवर मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट। सो कैरी ओवर फैक्टर इज कमिंग इक्वल टू 0। तो यही हमने आज ये वाले केस में सीखा कि इंटरनल हिंज आ जाए कैंटिलीवर बीम में तो फिर मोमेंट यहां पर आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कैरी ओवर फैक्टर आपको क्या लेना पड़ेगा? इसमें 0 लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये था मेरा केस नंबर 3 और ये था मेरा केस नंबर 4। तो दोनों का आप अच्छे से प्रॉपरली क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। खत्म अपना यहां तक का बात। अब हम यहां पर नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेंगे। केस नंबर 5, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे कोई केस कंप्लीट होता है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं। काफी बार मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। नॉट ओनली इन गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, आरआरबी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम्स जो होती है उसमें भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज हम नेक्स्ट केस की। केस नंबर 4 हो गया था ना, तो केस नंबर 5 का। केस नंबर 5 अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यहां पर भी इंटरनल हिंज सपोज मेरे पास मौजूद है, लेकिन
प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंटरनल हिंज का ही मैं कंडीशन ले रहा हूं, इंटरनल हिंज इन प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, वो आप लिख सकते हैं। अब देखो मैंने यहां पर लिया इसको कुछ इस तरीके से, मैं मान लेता हूं ये इंटरनल हिंज यहां पर मौजूद है, ये आपका जॉइंट ए है, ये आपका एक जॉइंट बी है और ये आपका जॉइंट सी है। यहां पर हमने एक मोमेंट m अप्लाई किया, मान लेता हूं ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, a है, और ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं ये b है, ये a है और ये b है। अब a है b है, तो क्या होगा बताओ, क्या ma का वैल्यू हो सकता है? दो ऑप्शन है आपके पास, ये तीन ऑप्शन है जितने भी मैं दे दूं। जैसे कि हम प्रोप्ड कैंटिलीवर का केस देखे थे, केस नंबर 1, प्लीज सी द केस नंबर 1। हमने मोमेंट m लगाया था, तो नेक्स्ट सपोर्ट फिक्स था, तो कितना मोमेंट डेवलप हुआ था m/2 का। तो क्या सपोर्ट a पर m/2 आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या सपोर्ट a पर, चूंकि बीच में इंटरनल हिंज आ गया है तो ये मोमेंट आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो क्या सपोर्ट a पर 0 मोमेंट आएगा? क्वेश्चन मार्क। यह आपको पता लगाना है। या सपोर्ट a पर कोई और वैल्यूज मौजूद होगी। तो आपके पास तीन क्वेश्चन है, इसको पहले आप डिटरमाइन करिए। ये यदि आपने निकाल दिए तो फिर तो कैरी ओवर फैक्टर निकल आया ना, फिर तो कैरी ओवर फैक्टर निकल आया। आपको फॉर्मूले में रखना है कैरी ओवर मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट। तो ये निकालना थोड़ा सा टास्क है हमारे पास में आज। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं कि सपोर्ट ए पर क्या मोमेंट आने वाला होगा। तो मैंने मान लिया कोई एक मोमेंट ma आ रहा होगा सपोर्ट ए पर। कैसे सॉल्व करें भैया हम इसको? तो देखो पहले तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर एक रिएक्शन आरबी आ रही होगी, ठीक है। और डेफिनेटली मैं इसको डाउनवर्ड ले लेता हूं कि ये रिएक्शन जो बी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक आरबी रिएक्शन आ रही होगी। डाउनवर्ड इसलिए लिया क्योंकि देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 लिखने वाला हूं, क्योंकि सी पर इंटरनल हिंज है तो मोमेंट सी पर 0 होगा। तो देखो ये मैंने सी पर पकड़ा इसको यहां पर, और इसको आरबी, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो देखो इसको नीचे खींचा, तो ये कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आरबी इंटू बी, ये आरबी इंटू बी। अब ये मोमेंट यहां पर क्या लगा है? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि यहां से यहां तक ही ट्रांसमिट हो सकता है। तो माइनस m इक्वल टू क्या कर दिया हमने? 0। क्या और कोई लोडिंग है क्या इतने ऐसे स्पैन में? b से लेकर c तक में नहीं है। सो यहां पर rb का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ चुका है m/b के बराबर। तो ये हमारे पास rb का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है? अब इस सिस्टम को मैं तोड़ के देखता हूं, थोड़ा सा तोड़ के हम इसको समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। मैंने इस सिस्टम को तोड़ा, ये हमारे पास A से लेकर C तक का सिस्टम हो गया, ये A और ये आपका C। तो और फिर उसके बाद ये C से लेकर B तक का सिस्टम यहां पर हो गया, ये भी आपका C ही है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या रिएक्शन आ रही थी? RB नीचे की तरफ, ये हमने लिखा RB नीचे की तरफ। यहां पर एक मोमेंट भी लगा हुआ था M, ये लिख दिया हमने M। यदि ये नीचे की तरफ है तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने पर, इस पर्टिकुलर इतने से पोर्शन को इक्विलिब्रियम में लाने पर इस जगह पर आपका RB ऊपर की तरफ लगेगा। चूंकि यहां पर ये इंटरनल हिंज है, शेयरिंग हो रही है, तो RB यदि ऊपर की तरफ हो रहा है तो यहां पर RB नीचे की तरफ होगा। बस इस पिक्चर को आपको समझते आना चाहिए।
ये था आपका डिस्टेंस ए और ये था आपका डिस्टेंस बी। यहां पर आपका मैं मान लेता हूं मोमेंट क्या आ रहा था, एम ए डेवलप हो रहा था। तो बस अब आप क्या करो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 पुट कर दो। करें तो देखो इतने से पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत है आपको, केवल इतने से पोर्शन को। इसको हमने पकड़ा, ये आरबी जो नीचे की तरफ यहां पर खींच रहा था कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। सो आरबी इंटू ये डिस्टेंस कितना है ए। एंटी क्लॉकवाइज में एम ए मौजूद है, सो माइनस ऑफ एम ए। कोई और दूसरा लोडिंग है क्या, नहीं, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से आपका एम ए का वैल्यू कितना आ गया, आरबी इंटू ए आ गया। और आरबी का वैल्यू यहां पर मैंने कितना निकाल रखा है, आरबी का वैल्यू है एम बाई बी। तो यहां पर हमने लिखा ए इंटू एम बाई बी। ये हमारे पास एम ए का वैल्यू आ गया, जिसको आप सही तरीके से लिख सकते हैं एम इंटू ए बाई बी। क्लियर मेरी बात इतना। ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास कैरी ओवर मोमेंट आ गया, एम ए इक्वल टू एम इंटू ए बाय बी का कैरी ओवर मोमेंट आ चुका है। कैरी ओवर मोमेंट आ गया, हमें तो निकालना क्या था, कैरी ओवर फैक्टर निकालना था। तो कैरी ओवर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर आपका हो जाता है कैरी ओवर मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट एम ए हमारे पास निकला m इंटू ए बाय बी डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट था। कितना अप्लाई किया था आपने जॉइंट पर, m, तो उसके नियरेस्ट जॉइंट पर कितना डेवलप हुआ, m इंटू ए बाय बी का डेवलप हुआ। तो यहाँ पर m से m कैंसिल और आपके पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, फाइनल वैल्यू कैरी ओवर फैक्टर की a बाय बी आ गई। तो आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैरी ओवर फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, a बाय b. So this is what we have carry over factor in this particular situation. ये आप लोगों का क्या है, ये आंसर है कैरी ओवर फैक्टर का। जो भी a पोर्शन है उसको डिवाइड कर दो b पोर्शन से, वही आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर हो जाएगा। यदि मैं आपसे कैरी ओवर मोमेंट पूछूं तो जो भी a वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो b से और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो m से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर मोमेंट हो जाएगा। तो ये स्टाइल होता है कैरी ओवर फैक्टर एंड कैरी ओवर मोमेंट निकालने का, समझ रहे हैं। अब देखो इतना पूरा प्रॉपर नोट कर लो, आपकी स्क्रीन पे पूरा आपको अवेलेबल है, पूरा इसको नोट करो। ये था आपका केस नंबर 5। एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझा देता हूं, हम एक चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको, ये था केस नंबर 5, मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने 30 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगाया। यह है आपका 3 मीटर और यह है आपका 6 मीटर। तो बताइए इस जगह पर मान लेते हैं ये जॉइंट ए है, तो पहले तो बताइए एम ए कितना होगा, फिर मुझे बताइए कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो आप देखते के साथ आंसर निकाल सकते हैं। देखते के साथ क्या, ए में क्या है, कैरी ओवर मोमेंट है, यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, तो एम ए कितना होगा, ए बाय बी। ए कितना है 3 मीटर, बी कितना है 6 मीटर, एन की वैल्यू जो अप्लाइड है वो 30। तो हमने देखा कि यहाँ पर वैल्यू हो रही है हाफ, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 15 किलो न्यूटन मीटर। और कैरी ओवर फैक्टर कितना आ गया, ए बाय बी से, ए बाय बी मतलब 3/6, कैरी ओवर फैक्टर आ गया हाफ। तो इस तरीके से हो सकता है। ये एक मैंने सॉल्व किया। मैं यदि आपको इसको चेंज करके दे दूं, मैं इसको आपको चेंज करके दे दूं, यहां पर मैंने आपको दे दिया, ये रहा मेरा यहां पर 10 मीटर
और ये है मेरा यहाँ पर 2 मीटर। जरा सॉल्व करो। कैरियर फैक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर कैरियर फैक्टर? सिंपल आंसर, कैरियर फैक्टर इज इक्वल टू ए बाई बी। ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है 2, सो कैरियर फैक्टर कितना आ गया आपका 5 मीटर। क्वेश्चन खत्म। सॉरी नॉट इन मीटर, इट इज यूनिटलेस। सो कैरियर फैक्टर कितना आ गया 5। मैंने आपसे कहा अप्लाइड मोमेंट एम ए कितना हो सकता है, तो अप्लाइड मोमेंट एम ए कैरियर फैक्टर के अंदर आप 30 का मल्टीप्लाई कर दो, सो 30 into 5 आंसर इज 150 किलो न्यूटन मीटर। तो आपने यहाँ पर 30 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई किया, तो इसका जो नियरेस्ट जॉइंट है जो कि फिक्स है वहां पर 150 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट डेवलप हो चुका है। यदि ये इंटरनल हिंज नहीं होता तो यहाँ पर कितना डेवलप होता, 30 का हाफ डेवलप होता, 15 किलो न्यूटन मीटर ही ओनली डेवलप होता यदि ये इंटरनल हिंज नहीं होता। क्योंकि ये इंटरनल हिंज मौजूद है जिसके कारण ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई होगी। स्पान यहाँ पर जो ए था वो ज्यादा था, तो मोमेंट फिर यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो गया, एम ए इक्वल टू एम इंटू ए बाई बी से। ये फैक्टर बड़ा हो गया जिसके कारण आपका कैरियर फैक्टर 1 से बड़ा आ गया, जिसके कारण आपका जो अप्लाइड मोमेंट है वो सॉरी आपका जो डेवलप्ड मोमेंट है वो अप्लाइड मोमेंट से क्या हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। इंड्यूस्ड मोमेंट आपके अप्लाइड मोमेंट से बहुत बड़ा हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी हैव आर केस नंबर 5, जब आपके पास इंटरनल हिंज मौजूद हो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में। ठीक है, तो ये कैरियर फैक्टर का मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाया। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के हिसाब से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं, है ना, एकदम जनरल नॉलेज के हिसाब से। मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक बीम है। देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये आपका एक बीम है, ये इसका मिड स्पैन है, मतलब यहां पर ये L/2 है और यहां से यहां तक भी ये क्या है L/2 है। और मैं कह देता हूं कि आपका ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। ये क्या है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। तो ये L/2 डिस्टेंस है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक मोमेंट m लगाया, बात क्लियर। तो यहां पर कितना डेवलप हुआ होगा, यहां पर कितना डेवलप हुआ होगा। मैं आपसे कैरियर फैक्टर पूछना चाह रहा हूं, व्हाट इज द कैरियर फैक्टर हियर। तो डेफिनेटली ये तो आपका केस नंबर 1 है ना, दिस इज योर केस नंबर 1। तो आपने m अप्लाई किया तो यहां पर कितना डेवलप हुआ होगा, यहां पर m/2 डेवलप हुआ होगा। सो कैरियर फैक्टर कितना हो जाएगा m/2 डिवाइड बाय m, मतलब कैरियर फैक्टर की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ गई, हाफ आ गई। अब इसको देखो मैं क्या करके दे रहा हूं, मैंने आपको कहा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, सेम बीम ले रहा हूं यहां पर, सेम लेंथ का, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए, इनका स्टिफनेस मैंने चेंज कर दिया, या मैं कहूं कि इनका क्रॉस सेक्शन मैंने चेंज कर दिया। मतलब ये आपका अभी भी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ही है, ये आप लोगों का L/2 लेंथ है, ये भी आपका L/2 लेंथ है। मैंने यहां पर एक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m का अप्लाई किया, ठीक है, मैंने एक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m का अप्लाई किया। अब बताओ, द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर कैरियर फैक्टर। क्या अभी भी m का ही, मतलब ये m जैसे आपने अप्लाई किया तो कभी भी यहां पर m/2 डेवलप होगा क्या, गलत बात, नहीं होगा। m/2 डेवलप नहीं होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हो चुके हैं। तो यहां पर कुछ अलग वैल्यू डेवलप होगी, और कितनी होगी वो आपको मोमेंट एरिया मेथड से निकालना पड़ेगा।
वो आपको मोमेंट एरिया मेथड से पूरा ड्रॉ करके निकालना होगा। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए, क्या इसकी वैल्यू हाफ होगी कैरी ओवर फैक्टर की? ऑप्शन नंबर बी, क्या लेस देन हाफ होगी? ऑप्शन नंबर सी, क्या ग्रेटर देन हाफ होगी? या ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा वैल्यू? ये 4 ऑप्शन से बताओ आंसर क्या होगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है कैरी ओवर फैक्टर, मुझे ये रेंज में बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। मैं इसके लिए श्योर हूं कि यहाँ पर कोई भी इंटरनल हिंज मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके कारण वैल्यू 0 हो। मतलब डी वाला ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। अब बात ऑप्शन ए की करते हैं। एग्जैक्ट हाफ आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट हाफ कब आता है? जब आपका बीम प्रिज्मेटिक हो थ्रू आउट द लेंथ, तो इसलिए एग्जैक्ट हाफ आना भी पॉसिबल नहीं है। अब या तो लेस देन हाफ आ सकता है या फिर ग्रेटर देन हाफ आ सकता है। ये 2 ऑप्शंस पॉसिबल है। तो मैंने कहा कि सपोज ये m 100 किलो न्यूटन मीटर का है, 100 किलो न्यूटन मीटर का अप्लाई किया गया है। यहां पर भी m कितना था? सपोज 100 किलो न्यूटन मीटर का अप्लाई किया था, तो ये 100 का 50 इसने ले लिया होगा, 50 इसने ले लिया होगा। समझ रहे? जस्ट लॉजिक में आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो 50-50 मतलब हो गया 100। लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं, यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसलिए इसने 50 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज ली होगी। और यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है, छोटा है, इसलिए यहां पर इसने 50 से छोटी वैल्यू ली होगी। मतलब इतने पोर्शन पे ये क्रॉस सेक्शन, यहां इस जगह के सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो मोमेंट आने वाला होगा डेफिनेटली वो 50 से छोटा आने वाला होगा। वो चाहे फिर 40 हो या 30 हो या 25 हो या 20 हो, कुछ भी हो, बट इट शुड बी लेस देन 50। मतलब अप्लाइड मोमेंट के हाफ से भी कम होगा। भाई 50 ये लेता, 50 ये लेता, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा था तो इसने 50 से ज्यादा ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन छोटा था तो इसने 50 किलोमीटर से कम लिया। मतलब यहां जो मोमेंट आने वाला है वो हाफ ऑफ द अप्लाइड मोमेंट से भी छोटा आने वाला है। मतलब यदि मैं कहूं कि ये आपका सपोर्ट ए है, तो यहां पर एम ए मोमेंट इंड्यूस हुआ होगा, तो एम ए का वैल्यू क्या हुआ होगा? एम ए का वैल्यू लेस देन m/2 हुआ होगा। इतना ही हुआ होगा। तो आपका कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाता है? कैरी ओवर फैक्टर इज अप्लाइड मोमेंट डिवाइड बाय इंड्यूस्ड मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट। तो इंड्यूस्ड मोमेंट आपका कितना है? लेस देन m/2 है, और ये वाला m है, तो m से m कैंसिल, तो आपका कैरी ओवर फैक्टर कितना आ गया? लेस देन हाफ आ गया। सो दिस इज योर कैरी ओवर फैक्टर। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ना कि सी। सी कब बनता? जब ये वाला पोर्शन मोटा हो जाता, ये वाला पोर्शन पतला हो जाता, मतलब यहाँ का क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाता तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन कम हो जाता, तब सी ऑप्शन पॉसिबल था। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सी नहीं बनेगा। आंसर इज कैरी ओवर फैक्टर विल बी लेस देन हाफ। आंसर क्या है? कैरी ओवर फैक्टर इज लेस देन हाफ। तो यहां तक मैंने आपको कैरी ओवर फैक्टर के काफी सारे केसेस समझाए, कुछ क्वेश्चंस लेके भी, छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेके भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। मैंने डिफरेंट कंडीशंस आपको बता दी कि इंटरनल हिंज यदि मौजूद होता है तब कैसे कैसे आपको गेम खेलना है, फार एंड फिक्स है, फार एंड हिंज है, कैंटिलीवर सपोर्ट है, उन सभी कंडीशंस में हमने अभी तक कैरी ओवर फैक्टर देखा। तो इस वीडियो तक हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था, जो कि था आप लोगों का कैरी ओवर मोमेंट पर। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैरी ओवर फैक्टर कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, विच इज योर स्टिफनेस। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में आप देखते हैं कि हम कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ने वाले रहेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।